friends, good afternoon to all of you. Once again welcome back. A very warm welcome. जैसे कि आपको पता है हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है यूपीएससी मेड सिंपल। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि October 4th 2020 so UPSC prelims the UPSC has given us an ample time and opportunity to cash on so that we can crack the examination in the first attempt. तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस सीरीज में मैं अपना हिस्ट्री ले रहा हूँ एंड हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सो दैट वी कैन क्रैक द यूपीएससी। और उसी हिस्ट्री में मैंने ये भी बताया था आपको कि मॉडर्न इंडिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ऑब्वियसली इन मॉडर्न इंडिया वी आर डीलिंग विद फर्स्ट टॉपिक द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया एंड इन द लास्ट टू लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू दैट दिस अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया is a topic which is bifurcated into two, late medieval period and early modern period, because the Portuguese regarding whom we are discussing now, they had landed in India way back in 15th century. So obviously last two lectures we were discussing about the Portuguese and I told you a lot of things which are very exam oriented. So again here you can see on the board that I have mentioned a brief summary what happened in the last two lectures. Again we will discuss within 5 minutes so that we can come to our last part. I have mentioned here that this is a part 3 as far as the Portuguese are concerned. And mind you कि 3 parts में जो मैंने Portuguese explain किया है very rarely आपको कहीं मिलेगा कि इतना डिटेल में Portuguese के बारे में बताया जाएगा। और आज का लास्ट पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल एंगल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है हिस्ट्री एंड इट्स लिंक विद द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो प्रीलिम्स में भी हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स में और मेन एग्जामिनेशंस में तो जनरल स्टडी पेपर 3 दैट इज जनरल स्टडी पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आफ्टर पॉलिटी एंड गवर्नेंस वी हैव द इंटरनेशनल रिलेशंस। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लॉट व्हिच कैन बी लिंक फ्रॉम हिस्ट्री टू द इंटरनेशनल रिलेशंस। और जब हम पोर्तुगीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे चीज ऐसी है कि रिसेंटली बिफोर लॉकडाउन पोर्तुगीज प्रेसिडेंट इंडिया में आ चुके थे। तो ऑब्वियसली इस बार अगर हम प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस दैट कंसिडरिंग द विजिट ऑफ द पोर्तुगीज प्रेसिडेंट टू इंडिया द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज फार एज द अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया इज कंसर्न्ड। सो बिफोर कमिंग टू दैट हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लिंक्स अगेन वी कैन कम टू अ ब्रीफ समरी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 क्लासेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो जैसे मैंने बताया था पहले क्लास में कि स्पेन और पोर्तुगाल ये जो 2 यूरोपियन कंट्रीज थे उनके यहाँ एक रेस चल रही थी फॉर न्यू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज एंड फॉर रीजन फॉर दैट द रेनेसांस हैड टेकन प्लेस इन इटली एंड दैट रेनेसांस हैड चेंज्ड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड द पीपल वांटेड टू गो इनटू मॉडर्न वे ऑफ लाइफ। और मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में जाने के लिए आपको मटेरियल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है और यूरोप में इतने ज्यादा मटेरियल रिसोर्सेस नहीं थे। तो ऑब्वियसली द पोर्तुगल एंड स्पेन दे टुक अ लीड एंड दे डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सो दैट दे कैन गेट द रिसोर्सेस। और उसी केस में इंडिया में इंडिया आने के लिए कोशिश शुरू की गई थी क्योंकि इंडिया बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन था एंड इंडिया एज वी नो दैट सोने की चिड़िया। तो एफर्ट्स वर मेड सो दैट पीपल कैन कम टू इंडिया दैट इज यूरोपियन कैन कम टू इंडिया एंड दे कैन गो फॉर अ फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उससे फर्स्ट आए थे बार्सिलोना डियास जिन्होंने अटेम्प्ट किया था इंडिया आने का बट वो इंडिया नहीं आ पाए थे। उनके बाद आए थे वास्को डी गामा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वास्को डी गामा इज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया, ठीक है। एंड ये भी मैंने बताया था कि वास्को डी गामा इज द फर्स्ट यूरोपियन आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 4th century BC टू कम इन इंडिया। और वास्को डी गामा जब आए थे वो केरला में आए थे और केरला में कैलिकट नाम की जो जगह है वहां पे वो आए थे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वहां पे एक हिंदू डायनेस्टी थी एराडी हिंदू डायनेस्टी। उस एराडी हिंदू डायनेस्टी के रूलर थे ज़ैमोरिन और जो रूलर थे ज़ैमोरिन वो ज़ैमोरिन वाज अ टाइटल। ज़ैमोरिन किसी रूलर का नाम नहीं था, मैंने बताया था आपको। ज़ैमोरिन वाज अ टाइटल व्हिच वाज टेकन बाय द ईच एंड एवरी रूलर ऑफ द एराडी डायनेस्टी। तो उस ज़ैमोरिन रूलर्स ने वास्को डी गामा को वेलकम किया। फिर हमने देखा कि पोर्तुगल ने क्या किया था इंडिया में अपना पॉलिटिकल इंफ्लुएंस बनाने के लिए एक गवर्नरशिप
अपॉइंट किया था, एक गवर्नर की पोस्ट क्रिएट की थी और उस पोस्ट के अंदर पेड्रो अल्वारेस कैब्रल उनको भेज दिया था फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर। बट यहाँ पे क्लेरिफिकेशन क्या है, यहाँ पे ट्रिकी एस्पेक्ट क्या है, ही वॉज अ टेम्पररी गवर्नर, वो परमानेंट गवर्नर नहीं थे, वो पहले गवर्नर थे इंडिया में लेकिन ही वॉज अ टेम्पररी गवर्नर। फिर उनके बाद फिर से आ गए थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फिर से 1502-1503 में आ गए थे। वास्को डी गामा में के बाद आए थे फ्रांसिस्को डी अल्मड़ा, और वहां पे मैंने बताया था आपको कि फ्रांसिस्को डी अल्मड़ा जो है ही इज द फर्स्ट एवर पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया हु इज परमानेंट है। इंडिया में आने वाले सबसे पहले परमानेंट पोर्तुगीज गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मड़ा। और हमने उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखी थी कि फ्रांसिस्को डी अल्मड़ा के अंदर और उनके रूल के अंदर ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी शुरू हुई थी। ब्लू वाटर नेवल पॉलिसी, और दूसरा एक नाम मैंने बताया था आपको जो नाम था गन बोट डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ये चीजें हमने इंपॉर्टेंट देखी थी जो एग्जाम में आने वाली है। फ्रांसिस्को डी अल्मड़ा के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आए थे उनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। और मैंने डिस्कस किया था कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है ही इज द ग्रेटेस्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। क्या बताया था मैंने, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। और मैंने एक बात और बताई थी कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ये जो आदमी है ये माना जाता है ही इज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। ठीक, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर और पोर्तुगीज एस्टैब्लिशमेंट्स इन इंडिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में हमने देखी थी। इनके बारे में हमने एक देखा कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो थे उन्होंने गोवा में सती एबॉलिश कर दी थी। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क had become the first person to abolish the sati in India, that means in Goa। पूरे इंडिया में नहीं किया था, गोवा में किया था। तो यूपीएससी आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगी, द फर्स्ट पर्सन टू एबॉलिश सती इन इंडिया वॉज अ इंडियन, ऐसा करके आपको स्टेटमेंट पूछेगी। और हमें राजा राम मोहन रॉय का नाम अच्छे से याद है क्योंकि वो सती एबॉलिशन के बारे में उन्होंने लाइफ लॉन्ग एफर्ट्स एंड स्ट्रगल किए थे। बट एज वी हैव टू कीप इन माइंड, राजा राम मोहन रॉय इज द फर्स्ट इंडियन टू हेल्प इन द एबॉलिशन ऑफ द सती। once again I will repeat, राजा राम मोहन रॉय इज नॉट द फर्स्ट इंडियन टू हेल्प इन द एबॉलिशन ऑफ द सती, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय एक्चुअली सबसे लास्ट है कि जिन्होंने सती को एबॉलिश करने की कोशिश की। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय से पहले सबसे पहले आपको मिलेंगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क एंड ही इज नॉट अ इंडियन बट अ फॉरेनर है। तो फर्स्ट पर्सन टू एबॉलिश सती इन इंडिया इज नॉट इंडियन बट फॉरेनर। तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। एट द सेम टाइम हमें याद ये भी रखना है कि अगर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क सती एबॉलिश करने वाले पहले आदमी है एंड इफ ही इज अ फॉरेनर तो पहला इंडियन कौन है? सो मेडिवल मुगल एम्परर अकबर है। अकबर का नाम तो आप सबने सुना ही है। तो मुगल एम्परर अकबर ही इज द फर्स्ट इंडियन टू एबॉलिश सती। ठीक है, तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इज द फर्स्ट पर्सन टू एबॉलिश द सती बट ही इज अ फॉरेनर। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अकबर इज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एबॉलिश सती। बट ऑफ कोर्स अकबर ने जो सती एबॉलिश करने की कोशिश की थी उसमें उनको फुल फ्लेज सक्सेस नहीं मिला था। ठीक है, और अकबर के बाद भी सेकंड इंडियन टू एबॉलिश द सती इज पेशवा बाजीराव सेकंड है। पेशवा बाजीराव सेकंड ऑफ द मराठा एम्पायर एंड बाजीराव मस्तानी अ फेमस पर्सनालिटी बोथ ऑफ देम, और जिसके बारे में हमने फिल्म भी देखी है। तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट इज द सेकंड रूलर इन इंडिया हु ट्राइड टू एबॉलिश सती। और उसके बाद आपके आते हैं राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती को एबॉलिश करने की कोशिश की। देन हमें यह भी याद रखना आगे कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जैसे मैंने बताया कि उनके नाम पे बहुत सारे अचीवमेंट्स थी, तो उनके जाने के बाद और एक गवर्नर आए थे, उनका नाम था निनो डिकुना है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जाने के बाद और एक गवर्नर आए थे, उनका नाम था निनो डिकुना,
और निनो डी कोना के अंडर भी कुछ 2-3 अच्छी डेवलपमेंट्स हुई थी जिसके बारे में एग्जाम में यूपीएससी पूछी। तो अगर कमिंग बैक टू अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, हमने क्या देखा था कि हमने ये देखा था कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो थे उन्होंने पोर्तुगीज का जो कैपिटल था और वो शिफ्ट किया था कोचिन टू गोवा। ठीक, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो थे उन्होंने पोर्तुगीज का कैपिटल जो था वो शिफ्ट किया था फ्रॉम कोचिन टू गोवा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट मैंने क्या बताया था कि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल शिफ्ट नहीं हुआ था। ठीक, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने कोचिन टू गोवा में कैपिटल शिफ्ट किया था तो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल शिफ्ट नहीं हुआ था, सिर्फ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स शिफ्ट हुआ था। इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने पोर्तुगीज का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स कोचिन टू गोवा शिफ्ट किया था, जिसका मैंने रीजन भी आपको बताया था ना। निनो डी कोना जो इंपॉर्टेंट गवर्नर थे उनके अंदर प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल शिफ्ट हुआ था। है, तो हमें ये याद रखना है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने पोर्तुगीज का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स शिफ्ट किया था कोचिन टू गोवा, और निनो डी कोना जो गवर्नर थे उनके अंदर पोर्तुगीज का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफिशियली शिफ्ट हुआ था कोचिन टू गोवा में। तो इसके बारे में यूपीएससी को क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन कैसे पूछेगी आपको? यूपीएससी क्या पूछेगी? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल वाज शिफ्टेड बाय अल्फोंसो डी अल्बुकर्क एंड मिलिट्री हेडक्वार्टर्स वाज शिफ्टेड बाय निनो डी कोना। ऐसा आपको जानबूझ के यूपीएससी पूछेगी एंड देन इट विल आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2, that is neither 1 nor 2। ठीक, तो हमें क्लियरली ध्यान रखना है कि उस केस में आंसर डी होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल शिफ्ट किया है निनो डी कोना ने और मिलिट्री हेडक्वार्टर शिफ्ट किया है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तो ये चीजें हमें क्लियर कर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए दैट सिंस निनो डी कोना शिफ्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द पोर्तुगीज फ्रॉम कोचिन टू गोवा, उसके बाद उन्होंने पोर्तुगीज का नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन शुरू किया। इसका मतलब क्या है, जब तक अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इंडिया में थे तब तक पोर्तुगीज का जो एक्सपेंशन था इंडिया में वो कोचिन से लेके गोवा तक हुआ था। है, जब तक अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इंडिया में थे तब तक पोर्तुगीज का जो एक्सपेंशन है वो कोचिन से लेके गोवा तक हुआ था। गोवा से लेके गुजरात तक जो अरेबियन सी और वेस्ट कोस्ट है उसके यहाँ पोर्तुगीज का एक्सपेंशन होना जरूरी था, तो वो किया था निनो डी कोना ने। निनो डी कोना ने 1530 या 1530 में पोर्तुगीज का कैपिटल शिफ्ट किया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कोचिन टू गोवा, और उसके बाद गोवा टू गुजरात एक्सपेंशन ऑफ द पोर्तुगीज वाज स्टार्टेड अंडर निनो डी कोना। है, तो ये भी एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एस्पेक्ट है जो हमें क्लियरली याद रखना है। याद रखना है मतलब मैंने बार बार बताया कि हिस्ट्री में कुछ याद नहीं रखना है, बार बार उसको रिवाइज करना है और सिक्वेंशली अंडरस्टैंड करके वो चीजों को लिंक करना है। देन उसके बाद तो ये गोवा टू गुजरात या नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन निनो डी कोना के अंडर हो रहा था, तो उसका मतलब क्या होगा था, तो उस टाइम गुजरात में पावरफुल सुल्तान थे जिनका नाम था बहादुर शाह। है, सुल्तान बहादुर शाह वाज देयर एज फार एज गुजरात एंड मालवा वाज कंसर्न। मालवा मतलब वेस्टर्न एमपी। तो उस बहादुर शाह को पोर्तुगीज ने हराया था अंडर निनो डी कोना। है, निनो डी कोना के अंडर बहादुर शाह को हराया गया था एज फार एज पोर्तुगीज आर कंसर्न। पोर्तुगीज विक्टोरियस हो गए थे और बहादुर शाह हार गए थे, और बहादुर शाह हार गए थे इसकी वजह से पोर्तुगीज ने दमन एंड दीव जो आज यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नगर हवेली वो भी आज यूनियन टेरिटरी है, इसको पोर्तुगीज ने बहादुर शाह से ले लिया। दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली जो फेमस हमारी यूनियन टेरिटरी है उसको पोर्तुगीज ने बहादुर शाह से स्नैच कर लिया था या छीन लिया था। तो ये चीज में हमें क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, देन ये होने के बाद क्या हुआ था, फिर
बहादुर शाह को हराने की वजह से फिर पोर्तुगीज ने उनके ऊपर प्रेशर डाल के बॉम्बे के आसपास का एरिया भी ले लिया है। बॉम्बे के पास बेसिन नाम का एक पोर्ट है और एक फोर्ट भी है और फोर्ट भी है, किला भी है और बंदर भी है। तो उस बेसिन फोर्ट और बेसिन बंदर को भी ले लिया था। बॉम्बे के ईस्ट में कल्याण नाम का एक आपका पोर्ट था, जो बंदर था, तो उसको भी बेसिकली पोर्तुगीज ने ले लिया था है। तो फ्रॉम बहादुर शाह पोर्तुगीज ने क्या क्या लिया था? बेसिन, कल्याण, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। मैंने क्या पूछा? मैं फिर से रिपीट करता हूं। पोर्तुगीज ने बहादुर शाह से क्या लिया था? बेसिन, कल्याण, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। और उसके बाद ठाणे एंड मुंबई, जो आज फेमस अर्बन मेगापोलिस है, उस ठाणे और मुंबई को भी बहादुर शाह से पोर्तुगीज ने ले लिया है। उनको हराने के बाद 1530 से लेकर 1534 ये 4 साल में एक करके एरियाज पोर्तुगीज ने बहादुर शाह से ले लिए और ये सारे स्ट्रैटेजिक एरियाज थे, सारे एरियाज ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ही फेमस थे। सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी निकोला के अंदर, इसलिए निकोला इज वेरी फेमस फॉर अ नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया एज फार एज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड। फिर निकोला के बाद और एक पोर्तुगीज गवर्नर आए थे, मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा और एक फेमस पोर्तुगीज गवर्नर थे। उनके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है फ्रॉम रिलीजियस परस्पेक्टिव है। तो क्रिश्चियनिटी की एग्रेसिव क्रिश्चियनिटी की पॉलिसी जो थी वो ऑलरेडी पोर्तुगीज ने शुरू कर दी थी। तो अभी और क्या हो गया कि मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा, ये जो पोर्तुगीज गवर्नर है, इनके अंदर मोस्ट फेमस रोमन कैथोलिक प्रीस्ट और मोस्ट फेमस रोमन कैथोलिक सेंट, जिनका नाम है फ्रांसिस्को जेवियर। सेंट जेवियर स्कूल तो हमें सभी जगह पे दिखते हैं, तो सेंट जेवियर जो नाम आता है वो कहां से आता है? इनका ही नाम है। मोस्ट फेमस रोमन कैथोलिक प्रीस्ट और सेंट जेवियर और सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, he came to India along with Portuguese governor Martin Alfonso de Souza। तो ये भी यूपीएससी आपको जरूर पूछेगी। देन सेंट जेवियर इंडिया में, दैट मीन्स गोवा में ही उनकी डेथ हुई थी है। बैसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बैसिलिका ऑफ बॉम जीसस नाम का एक चर्च है गोवा में, वहां पे उनका डेथ हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि पोर्तुगीज ने इंडिया में यूरोपियन आर्किटेक्चर बनाना शुरू कर दिया था है। पोर्तुगीज ने इंडिया में यूरोपियन आर्किटेक्चर बनाना शुरू कर दिया था। तो उसकी वजह से ये जो बॉम जीसस ऑफ बैसिलिका जो चर्च है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, जिसको हम ओल्ड गोवा बोलते हैं। गोवा में तो आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग गए होंगे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। तो गोवा में ओल्ड गोवा अगर किसी ने विजिट किया है तो आपको पता है कि जितने भी चर्चेस एंड कोवेंट्स ऑफ द गोवा आर कंसर्न, तो उसको बोलते हैं ओल्ड गोवा। एंड सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिसेंटली इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आती है एज फार एज द पोर्तुगीज एक्सपेंशन इन इंडिया इज कंसर्न, जो हम 150 साल की बात कर रहे थे। 1419 में जब वास्को डी गामा आए थे और तब से लेके ऑलमोस्ट 1630-1640 तक पोर्तुगीज पावरफुल थे इंडिया में। तो ये सब उसकी चीजें है और एग्जाम में यूपीएससी यही चीजें पूछी। इसके अलावा और कुछ ज्यादा आपको आएगा नहीं एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। फिर हमें ये याद रखना है कि और एक कॉन्ट्रीब्यूशन पोर्तुगीज का, क्योंकि यूपीएससी इसके बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया है। तो हमें पहला पॉइंट याद रखना है, इंडिया में अगर कमर्शियल एग्रीकल्चर की किसी ने शुरुआत की तो वो पोर्तुगीज ने की है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। इंडिया में अगर किसी ने कमर्शियल एग्रीकल्चर की शुरुआत की है तो ये पोर्तुगीज ने की है। उसके बाद कमर्शियल एग्रीकल्चर शुरू किया मतलब क्या किया है? तो पोर्तुगीज बेसिकली ब्रॉट कैश क्रॉप कल्चर इन इंडिया, जिसको आगे जाकर अकबर ने बढ़ाया था, ठीक है। तो पोर्तुगीज बेसिकली ब्रॉट अ कैश क्रॉप कल्चर इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। और तीसरी चीज ये भी जानना है कि एज अ पार्ट ऑफ दिस कमर्शियल एग्रीकल्चर
पोर्तुगीज ने बहुत सारी नई नई क्रॉप्स जो थे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। जो क्रॉप्स इंडिया में पहले नहीं थे वो सारे क्रॉप्स पोर्तुगीज इधर यूरोप और साउथ अमेरिका से लेके आए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछेगा, द क्रॉप्स इंट्रोड्यूस बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया। तो यूपी ये फैक्ट्स है, पर मैंने आपको बताया था कि फैक्ट को यूपीएससी कन्वर्ट करके काइंड ऑफ कंसेप्ट है, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका, यूपीएससी का जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो ऐसे रहेगा कि बहुत ही ट्रिकी तरीके से आपको पूछेगी और आपको सोचने पे मजबूर करेगी, है आपको ड्यूअल माइंड में डालेगी, दुविधा में डालेगी कि ये है या ये हो सकता है नहीं हो सकता है। तो उसी चीजों में देखिए द क्रॉप्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया, पोटैटो है, पोटैटो हम रोज खाते हैं, so that was introduced by the Portuguese in India. Tomato, okay, this is also very common as far as our food is concerned. चिली पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, हालांकि पोर्तुगीज ने चिली का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं किया था, है चिली को ज्यादा बाद में प्रमोट किया गया था ब्रिटिश या इंग्लिश में, है अंडर ब्रिटिश और इंग्लिश द चिली वाज प्रमोटेड मोर। देन कैशू, तो मैंने बताया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के अंडर कैशू और काजू गोवा में लाया था, है और गोवा आज भी काजू के लिए फेमस है। सो दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी वेरी क्रूशियल। फिर हमने और एक चीज डिस्कस की थी कि द वर्ल्ड फेमस अल्फोंसो मैंगो, है ये भी आया था आपके अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के अंडर। ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है फेमस पोर्तुगीज गवर्नर, तो उनके अंडर जो मैंगो ग्राफ्टिंग टेक्निक हुआ था उसके अंडर ही अल्फोंसो मैंगो आया था। तो आपके पास पोटैटो आ गया, आपके पास टमाटो आ गया, आपके पास चिली आ गई, आपके पास कैशू आ गया, आपके पास है अल्फोंसो मैंगो, ठीक है ये सारी चीजें पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस की। उसके बाद ब्राजील से पोर्तुगीज ने पाइनएप्पल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। मैंने पहले आपको बताया था कि पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ये जो पोर्तुगीज गवर्नर इंडिया में आए थे उन्होंने ब्राजील को डिस्कवर किया था। उसी पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ने फिर पाइनएप्पल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो ब्राजील से आए थे, तो ब्राजील को मैंने विजिट किया था, साउथ अमेरिका को विजिट किया था, और ब्राजील के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, हम ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं कि वो ट्रॉपिकल एरियाज है। कुछ एरियाज ब्राजील के जो है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में है, जिसको अमेजोन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, कुछ एरियाज ब्राजील के जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है। तो बोथ इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट यू विल सी दैट वी विल गेट पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल भी पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। और लास्ट में ओपियम, अगेन ओपियम को अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा फैला दिया था, क्योंकि ओपियम ट्रेड वाज प्रॉफिटेबल एज फार एज द ब्रिटिश वर कंसर्न। तो ऑफ कोर्स पोर्तुगीज के टाइम में भी ओपियम की डिमांड थी, बट पोर्तुगीज ने ओपियम को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया था, क्योंकि सिंस देयर ओन स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन एज फार एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर पॉलिटिकल रूल इन इंडिया वाज कंसर्न, तो ओपियम उनको ज्यादा प्रमोट करने के लिए चांस नहीं मिला, क्योंकि इंडिया में जो एरियाज ओपियम के लिए फेमस है आपको पता होगा। ओपियम इंडिया में अगर लीगली प्रोड्यूस किया जाता है तो वो दो ही जगह पर प्रोड्यूस होता है, एक तो मध्य प्रदेश में नीमच नाम की जगह है, ठीक मध्य प्रदेश में नीमच नाम की एक जगह है, और दूसरा यूपी में गाजीपुर नाम की जगह है, यहाँ पे ही ओपियम लीगली प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा कहीं भी ओपियम लीगली प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है हमें ये याद रखना है कि जो एरियाज में ओपियम इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो एरियाज पोर्तुगीज के अंडर नहीं थे। पोर्तुगीज वर कन्फाइंड ओनली टू वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सर्टन पॉकेट्स ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट पे पोर्तुगीज का प्रेजेंस ज्यादा था, ईस्ट कोस्ट पे था लेकिन थोड़ा कम था। तो जाहिर सी बात है ओपियम जो प्रोड्यूस किया जाता है वो तो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया में होता है, कोस्टल एरियाज में नहीं। So that was the reason कि ओपियम इंट्रोड्यूस तो हुआ था और ओपियम को ज्यादा प्रमोट पोर्तुगीज कर नहीं पाए। So this question will definitely be asked by the UPSC that which of the following crops were introduced by the Portuguese in India, right? And then the options will be given 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, okay? All of the above, none of the above, like that. So we have to be very very clear about that. और जैसे मैंने बताया कि हमें कंटिन्यू रिवाइज करना है, कोई भी फैक्ट याद नहीं रखना है। नाउ नेक्स्ट, सो आई होप दैट यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स।
है। तो ये पूरा था पोर्तुगीज का कॉन्ट्रीब्यूशन एज फार एज द स्टैटिक एस्पेक्ट और एस्पेक्ट्स विच आर डील्ड इन हिस्ट्री आर कंसर्न। लेकिन मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको कि हिस्ट्री के अलावा आजकल यूपीएससी इतनी डायनेमिक हो गई है कि हिस्ट्री और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को लिंक किया जाता है। और हिस्ट्री आपको पता है कि हिस्ट्री इज अ मदर ऑफ एवरीथिंग, तो हर चीज में कोई ना कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहेगा ही रहेगा। सो दैट इज द रीजन दैट यू विल सी दैट एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स लिंकेज विद आईआर और इंटरनेशनल रिलेशंस in the context of GS paper 2, we have to see that recently, that is before lockdown, in February 2020, the Portuguese president visited India, and उनका नाम मैंने बताया है the Portuguese president Marcelo Rebelo de Sousa है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का चांस है क्योंकि हम हिस्ट्री में क्या देख रहे हैं, जो 15-16 सेंचुरी में गवर्नर आए थे उनका नाम था मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा, और जो अभी फरवरी 2020 में पोर्तुगल के जो प्रेसिडेंट इंडिया में आए हैं उनका नाम है मार्सेलियो रेबेलियो डी सूजा। सो दिस मार्सेलियो रेबेलियो डी सूजा ही पेड अ विजिट टू इंडिया इन फरवरी 2020। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस विजिट द पोर्तुगल एंड इंडिया हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू डीपन देयर कोऑपरेशन इन ऑल फील्ड्स, be it trade and commerce relations, be it economic advancement, be it technical and technological know-how, be it scientific research and development, be it cultural development, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में एग्रीमेंट्स साइन हो गए हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से जैसे मैंने बताया यूपीएससी कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट पोर्तुगीज। फिर हमें ये याद रखना है कि इसी पोर्तुगीज प्रेसिडेंट के विजिट में ये भी हुआ है कि 2021 में Portugal is going to become the president of European Union है। पोर्तुगल यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट बनने वाला है 2021 में, और उसी पर्सपेक्टिव में ध्यान को रख के, उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के हमने दैट इज इंडिया ने ये ट्रेड एंड कॉमर्स या ट्रेड एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स को एनहांस करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, तो हमें स्पेशल ट्रेड कंसेशन मिलेंगे once the Portugal will become the president of European Union in 2020। तो उस एंगल से भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने हिस्ट्री में क्या देखा है कि अल्टीमेटली जो पोर्तुगीज इंडिया में आए थे वो किस लिए आए थे, वो ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए ही आए थे। और स्पाइसेस का जो ट्रेड है, स्पाइसेस, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका वेरी फेमस फॉर स्पाइसेस है। स्पाइस ट्रेड पोर्तुगीज बेसिकली प्रीफर करते थे क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड इन द वर्ल्ड है। और पेपर जिसको हम मिरी बोलते हैं, जो काले कलर का जो छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है स्पाइसेस में, मिरी या पेपर। सो पेपर वाज अ मोनोपोली ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया इन दोस टाइम्स। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। तो उसी की वजह से बेसिकली हम देख सकते हैं कि अगर वही हिस्ट्री को आगे कैरी करके इन 21st सेंचुरी कॉन्टेक्स्ट हमें ट्रेड एंड कॉमर्स या इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे करना है, इसके ऊपर दोनों कंट्रीज अब डील कर रहे हैं। और जब यूरोपियन यूनियन का जो पोर्तुगल प्रेसिडेंट बनेगा 2021 में, तो डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू गेट बेनिफिट। जैसे इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसेप्ट लाया है। तो इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मोस्ट फेवर्ड नेशन कंसेप्ट विच इंडिया विल बी गेटिंग once the Portugal will become the president of European Union। Okay? So this is very very important। Then पोर्तुगल ने इंडिया का जो क्लेम है टू गेट द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसको भी सपोर्ट किया। आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस जो एक वर्ल्ड डेमोक्रेटिक बॉडी है जिसकी यूएन जनरल असेंबली होती है और जहाँ पे सारे कंट्रीज होते हैं दुनिया के, और जिसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर हमें पता है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड अमेरिका। तो ऑब्वियसली नाउ देयर इज अ डिबेट व्हिच इज गोइंग ऑन फॉर द डिकेड और सो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए। जो नए कंट्रीज या इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्रीज जो है, जैसे आपका इंडिया हो गया या जर्मनी हो गया या आपका जापान हो गया, देयर पावर इज ऑल्सो ग्रोइंग। सो ऑब्वियसली डिस्पाइट द फैक्ट दैट जर्मनी एंड जापान दे आर द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड
कंट्रीज राइट सिंस 19th सेंचुरी, उन्होंने इंडिया का क्लेम सपोर्ट किया है एज फार एज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज कंसर्न। अभी पोर्तुगल हैज बिकम वन ऑफ द रिसेंट कंट्रीज और लेटेस्ट कंट्रीज टू सपोर्ट इंडियाज क्लेम टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हमें इस एस्पेक्ट से देखनी है एज फार एज द लिंकेज ऑफ इंडिया पोर्तुगल रिलेशन कंसर्न। फिर पोर्तुगल ने क्या किया, पोर्तुगल की एक कम्युनिटी, क्योंकि पोर्तुगल उस टाइम में कॉलोनियल कंट्री था, तो इंडिया में भी आए थे, जैसे मैंने बताया ब्राजील में भी गए थे। तो अभी से दुनिया के जिस कंट्रीज को पोर्तुगल ने कॉलोनी बनाया था, और सारे कंट्रीज आज इंडिपेंडेंट है, बट उन सारे कंट्रीज में पोर्तुगीज लैंग्वेज बोली जाती है। ऑल दीज कंट्रीज विच वर अर्लियर द कॉलोनीज ऑफ द पोर्तुगल, बी इट इंडिया, बी इट ब्राजील, बी इट अंगोला इन अफ्रीका, ठीक है। सो दीज कंट्रीज बेसिकली दे स्पीक पोर्तुगीज लैंग्वेज, और वो पोर्तुगीज लैंग्वेज बोलते हैं। तो पोर्तुगल ने नया कंसेप्ट लाया, कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लिविंग कंट्रीज है। जिस कंट्रीज में पोर्तुगीज सिटीजन रहते हैं या पोर्तुगीज इंडिविजुअल्स रहते हैं, पोर्तुगीज लैंग्वेज बोली जाती है, उस सारे कंट्रीज की एक कम्युनिटी बनाई गई है। एज ऑफ नाउ देयर आर 8 members as far as this community of Portuguese living countries is concerned, ठीक है। बट उसमें यह है कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर मेंबरशिप एक ऑब्जर्वर स्टेटस का भी कंसेप्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर मेंबरशिप देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑब्जर्वर स्टेटस। तो जो रिसेंट विजिट हुई है पोर्तुगल प्रेसिडेंट की इंडिया में, उसमें इंडिया को कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लिविंग कंट्रीज का ऑब्जर्वर मेंबर बनाया गया है। एंड सिंस इंडिया इज नाउ ऑब्जर्वर मेंबर, तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर देयर इज अ स्कोप दैट इंडिया विल बिकम, और इंडिया कैन बिकम द फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ द पोर्तुगीज स्पीकिंग कम्युनिटीज। तो ये सारी चीजें हमें इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से भी ध्यान में रखनी है। तो इसी वजह से बेसिकली द पोर्तुगीज का जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो इसी के साथ ये 3 पार्ट की जो सीरीज थी पोर्तुगीज की वो खत्म हो रही है। हमने देखा कि पोर्तुगीज हम डिस्कस कर रहे थे अंडर टॉपिक अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, और पोर्तुगीज के अलावा तो हमारे पास और भी डच हो गए, इंग्लिश हो गए, फ्रेंच हो गए। तो पोर्तुगीज के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है, तीनों पार्ट सीरीज जो है। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। पहले 2 वीडियोस बहुत सारे लोगों को अच्छे लगे हैं, उन्होंने बहुत सारे लाइक्स भी किए हैं, बहुत सारे शेयर्स भी हुए हैं, और बहुत सारे मैंने होप कि ये तीसरा और आखिरी वीडियो जो इस सीरीज का है पोर्तुगीज का, वो भी आपको पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही अपने कमेंट्स और सजेशंस देते रहिए, और ऐसे ही हमें कलेक्टिवली इन इंटरेक्टिव मैनर यूपीएससी को क्रैक करना है, और मैं आपके लिए नए अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा। और उसी के साथ ऑन दैट नोट आई विल लाइक टू टेक केयर ऑफ यू। हैव अ गुड डे, बाय बाय।